हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एक्मे एंड माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकेश ऋषित बोथ। आज हम बात करने वाले हैं मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के चैप्टर नंबर 17 से लेकर आगे। एलिजाबेथ जेन जो है इस बात पर बड़ा दुखी होती है कि उसने अपने पिता यानी हैंचर्ड को डिस्टर्ब कर दिया है फारफ्रे के साथ डांस करके, और वो टेंट से चली आती है जहाँ पे वो फंक्शन हो रहा था और वहाँ बाहर खड़ी खड़ी सोचती रहती है। कुछ समय बाद वहाँ पर फारफ्रे आता है और उसे कहता है कि अगर सर्कमस्टेंसेस आज जो हैं उससे अलग होते तो वो उससे कुछ कहना चाहता था उस रात, यानी कि उसका प्लान था कुछ कहने का, है ना। पर वो उसे इतना ही कहता है कि वो कास्टर ब्रिज से जा रहा है, वो ऐसा सोचता है, ऐसा सोच रहा है कि वो जाए वहाँ से, है ना। और वो इतना ही कहती है कि उसकी तो इतनी विश है कि वो वहाँ यहाँ पे रुके, मतलब वो चाहती है कि वो रुक जाए, है ना। बाद में उसे बहुत ही ये जानकर आराम मिलता है कि फारफेड ने अपना एक छोटा सा कॉर्न और हे का बिजनेस जो है वो उसी टाउन में यानी कास्टर ब्रिज में खरीद लिया है ना। और इधर जो है हमारे जो भाई साहब हैं, हेंचर भाई साहब जो हैं, वो उनको लगता है कि फारफ्रे का जो ये कू मैंने षड्यंत्र है जो उसके द्वारा वो बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो एलिजाबेथ को रिक्वेस्ट करता है जेन को कि वो अपने सारे जो बंधन है फारफ्रे के साथ वो तोड़ ले, है ना, और उसको एक लेटर भेजे कि वो भी एक है, मतलब वो भी उसके सारे बंधन तोड़ ले, मतलब कोई रिश्ता विश्ता उससे ना रखे। जैसे जैसे फारफ्रे का बिजनेस जो है वो बढ़ता जाता है और वैसे वैसे ही क्या होता है, हैंचर्ड जो है वो और भी ज़्यादा बिटरनेस से भर जाता है, कड़वाहट से भर जाता है। चैप्टर नंबर 18 की शुरुआत में क्या होता है, सुजैन जो है वो बीमार पड़ जाती है। हैंचर्ड को एक लेटर मिलता है लूसेटा टेम्पलमैन से, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं अपन रही है, वही वुमेन जो जर्सी में थी जिसका उसके साथ अफेयर था, हम बात कर चुके हैं पहले। और उसमें वो ये कहती है कि वो उसके इस डिसीजन का सम्मान करती है कि वो अपनी पहली वाइफ से शादी कर रहा है दोबारा, और वो ये भी समझती है कि उन दोनों के बीच में अब कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। और वो उससे ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो लव लेटर्स जो लुसेटा ने उसे लिखे थे वो उसे वापस लौटा दे, और वो ये भी कहती है उससे, बहुत सारी बातें बोल रही है कि वो खुद आकर ये बात करे, मतलब खुद आके वो लेटर उसको दे। और वो बताती है कि वो एक वहाँ से कोच यानी कि ट्रेन बोल सकते हैं अपन गुजरेगी, उसमें आएगी, है ना, कास्टर ब्रिज में से होते हुए। हैंचर जो है उसे मिलने जाता है परंतु लुसेटा वहाँ पर उसे नहीं मिलती है। इसी दौरान सुजैन जो है उसकी जो हेल्थ है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक रात जो है वो क्या कहती है, एलिजाबेथ जेन को कहती है कि एक पेन और पेपर लेके आए और एक लेटर लिखती है जिसमें जिसको वो सील कर देती है, और उसमें मार्क यानी लिखती है, क्या लिखती है, मिस्टर माइकल हैंचर्ड के लिए लेटर है, मतलब ये नॉट टू बी ओपन टिल एलिजाबेथ जेन्स वेडिंग डे, जब तक एलिजाबेथ जेन की वेडिंग ना हो जाए, शादी ना हो जाए, तब तक इसको ओपन नहीं। सुजैन ये भी एडमिट करती है एलिजाबेथ जेन के सामने कि सुजैन ही थी जिसने वो नोट्स लिखे थे जिनके द्वारा एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे जो है फार्म में मिले थे, ग्रेनरी में मिले थे, आपको याद होगा, है ना। और उसको ये आशा थी कि इन दोनों में प्यार हो जाएगा और शादी कर लेंगे। उसके कुछ समय बाद ही सुजैन जो है मर जाती है। फारफ्रे जो है वो गांव के कुछ पुराने जो वासी हैं उनको डिस्कस करते हुए सुनता है, किसके बारे में, सुजैन की डेथ के बारे में। एक जो विलेजर है जिसका नाम है मदर कक्सम, पहले नाम आ चुका है, वो बताती है कि सुजैन ने अपने बैरियल की जो प्रिपरेशन हैं वो पहले से ही कर ली थी, है ना, और उसने वो 4 पेनीज भी पहले से निकाल के रख ली थी जो उसकी आंखों पर रखी जानी थी मरने के बाद। मे भी अंग्रेज लोग रखते होंगे पेनीज। तो सुजैन को जब बैरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो क्रिस्टोफर कॉनी, याद रखना ये, क्रिस्टोफर कॉनी जो कि एक बेचारा गरीब उस गांव का रहने वाला, टाउन का रहने वाला है, वो उस बॉडी को खोद लेता है, कब्र को खोद लेता है वो पेनीज निकालने के लिए। और उसका आर्ग्यूमेंट क्या है कि मैं पहले तो इसमें अंग्रेजी बोल देता हूँ, डेथ शुड नॉट रोब लाइफ ऑफ 4 पेंस, कि मौत को, जिंदगी को रोकना नहीं चाहिए 4 पैनी से। सिंपल भाषा में तो इसका अर्थ हो गया, परंतु उसका मतलब ये हुआ कि अब जब कोई मर ही गया है तो कम से कम जीवित लोगों का तो फायदा हो जाना चाहिए 4 पैनी का, इससे इस फायदे से मृत लोगों को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 19। एक रात की बात है, 3 हफ्ते के बाद, जब सुजान की मौत हो गई उसके 3 हफ्ते के बाद, हैंचर जो है वो डिसाइड करता है कि वो एलिजाबेथ को सच बता देगा, है ना, किस बारे में, उसके और उसकी मदर के रिलेशनशिप के बारे में। हैंचर हालांकि उसे ये नहीं बताता कि उसने उन दोनों को बेच दिया था, बट उसे ये बता देता है कि एलिजाबेथ जेन जो है वो उसकी बेटी है, वो उसका पिता है ना।
और ये बात भी बताता है उसे वो कि एलिजाबेथ जेन के बचपन में हैंचर्ड और उसकी मदर यानी सुजैन दोनों ये सोच रहे थे कि वो दोनों मर गए थे, मतलब इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश नहीं की। हैंचर्ड जो है एलिजाबेथ जेन को बोलता है कि वो एक पैराग्राफ लिखे न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए, जिसमें वो अनाउंस करेगी कि वो अपना नाम हैंचर्ड कर रही है, चेंज कर रही है ना, न्यूसन से हैंचर्ड, और वो उसको अकेला छोड़ देता है ताकि वो कुछ सोच सके लिखने के बारे में। वो ऊपर जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए जिससे कि वो ये प्रूव कर सके कि उसका और एलिजाबेथ का रिलेशन क्या है, परंतु उसे वो लेटर मिलता है जो सुजैन ने उसको लिखा था अपनी मृत्यु से ठीक पहले। हालांकि उस पर वार्निंग है कि उस लेटर को पढ़ा नहीं जाना है जब तक कि एलिजाबेथ जेन की वेडिंग ना हो जाए, परंतु हैंचर्ड उसको खोल लेता है और उससे पता लगता है कि एलिजाबेथ जेन जो है वास्तव में उसकी बेटी नहीं है। लेटर में ये लिखा होता है कि उनका जो बच्चा था वो बहुत कम समय बाद ही मर गया था, जब वो दोनों अलग हो गए उसके बाद, मेले में अलग होने के बाद। और जिस यंग मैन का वो वेलकम कर रहा था अपने घर में यानी कि एलिजाबेथ का, वो सेलर की बेटी है जिसने सुजैन को वेडिंग प्रायर्स में खरीदा था, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 19 की बात है। चैप्टर 20 जो है शुरू होता है और हालांकि एलिजाबेथ जेन जो है वो हैंचर्ड के साथ ही रह रही है, अपने पिता के साथ ही रह रही है, आई मीन नॉट पिता एक्चुअली, लेकिन अभी पिता के साथ ही रह रही है। तो लेकिन उसका जो व्यवहार है एलिजाबेथ के प्रति वो बहुत ही इमोशनलेस और कोल्ड हो रहा है ना, और वो उसके ग्रामीण भाषा को, है ना, बहुत क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि ऐसी लैंग्वेज जो है उससे तो ये लगता है कि जैसे वो पिग जो है, सुअर जो होते हैं, उनको खाना खिलाने वाली है, या यू नो कि जैसे कि बिल्कुल लो बर्थ का कोई होता है वैसे उसको बताया जाता है वो। और कहता है कि उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही अनडिफाइंड, अच्छी नहीं है और बिल्कुल औरतों ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक दोपहर की बात है, हैंचर्ड जो है वो एलिजाबेथ जेन को बहुत बुरी तरह डांटता है। किस लिए डांटता है कि वो नैंस मॉक्रिज नाम की एक वर्कर है जो उसके हेयर में काम करती है, उसको ब्रेड और चीज़ लेके आती है। जब नैंस जो है इसको सुनती है हैंचर्ड किस तरह से इंसल्ट कर रहा है उसको, है ना, किसको, नैंस को, तो वह हैंचर्ड को बताती है कि एलिजाबेथ जेन ने तो इससे भी ज़्यादा बुरा काम कर रखा है पैसे के लिए। एलिजाबेथ जेन कंफर्म करती है कि हाँ उसने एक बार 3 माइनर्स इन में काम किया था। हैंचर्ड इससे बहुत ही शॉक्ड होता है और डर जाता है कि एलिजाबेथ जेन जो है उसने उसकी जो रेपुटेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है इस मिनियल मतलब लेबर जैसी काम, जो बिल्कुल लो लेवल का काम होता है उससे। एक सुबह जब वो अपनी माता यानी सुजैन की ग्रेव पे जाती है तो एलिजाबेथ जेन जो है बहुत ही अच्छी ड्रेस में एक लेडी को देखती है जो कि सुजैन का टूम्बस्टोन जो है, जो डिस्क्रिप्शन उसको पढ़ रही है, और बड़ी हक्की बक्की होकर एलिजाबेथ जेन जो सोचती है कि ये कौन है, और उसके बारे में ही वो सोचती रहती है जब वो अपने घर लौट रही है। कौन? एलिजाबेथ जेन। इसी दौरान हैंचर्ड जो है वो उसकी जो मेयर के रूप में उसका जो कार्यकाल है वो भी खत्म होने वाला है और उसे ये पता लगता है कि उसको अब टाउन का एल्डरमैन के रूप में नॉमिनेट ही नहीं किया जाएगा। मतलब वो मेयर का चुनाव लड़ना तो वो दूर की बात है, मेयर के लिए नॉमिनेट ही नहीं होगा, है ना। और इस बात को ध्यान में रखते हुए भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कि एलिजाबेथ जेन जो है उसने 3 माइनर्स इनमें काम किया था। मतलब शायद उसको लगता है कि इसके कारण से मेरी जो रेपुटेशन है वो डाउन हुई है और मुझे अब एल्डरमैन जो कंटेस्टेंट है वो भी नहीं बनाया जाएगा। हैंचर्ड जो है उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है जब उसे पता लगता है कि उसने डोनाल्ड फार्फरे को सर्व किया था उस होटल में, उस इन में, और अब वो एलिजाबेथ जेन को एक बर्डन मानने लगता है ना, जिससे वो छुटकारा पाना चाहेगा। इसलिए हैंचर्ड जो है फार्फरे को लेटर लिखता है और जिसमें वो कहता है कि अब तुम चाहो तो अपनी कोर्टशिप जारी रख सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, प्रेम प्रसंग जारी रखना चाहो तो रख सकते हो। अगले दिन एलिजाबेथ जेन जो है उस जो अच्छी ड्रेस वाली लेडी थी उसे वापस मिलती है चर्चयार्ड में। जब वो बात कर रहे होते हैं तो एलिजाबेथ जेन ये बताती है कि वो अपने पिता से पूरी तरह से खुश नहीं है। वो लेडी जो है एलिजाबेथ जेन को कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ आके रह सकती हो मेरी कंपेनियन के रूप में। उसे बताती है कि वो इस हाई पैलेस जो हॉल है उसमें आने वाली है जल्दी ही, जो सेंटर में है बिल्कुल कास्टर ब्रिज के। एलिजाबेथ जेन जो है वो बहुत ही खुशी खुशी अग्री करती है और लेडी जो है वो उससे 1 हफ्ते में मिलने का अरेंज करती है। मतलब वो 1 हफ्ते में मिलेंगे दोबारा, इस बात के लिए वो अरेंज करती है। चैप्टर 21 में
अगले हफ्ते क्या होता है, एलिजाबेथ जेन जो है वो हाई प्लेस हॉल के सामने से काफ़ी बार गुजरती है और सोचती है कि इसमें रहना जो है कैसा होगा, है ना। और एक दिन तो क्या होता है कि जब वो घर की तरफ देख रही है तो वो सुनती है कि कोई आ रहा है और वो उस घर के अंदर कहीं छुप जाती है। हैंचर जो है वो आता है और बिना बिना नोटिस हुए एलिजाबेथ जेन द्वारा, और ना ही वो नोटिस करता है, वो अंदर घुस आता है। और उसी दिन बाद में क्या होता है, एलिजाबेथ जेन जो है हैंचर से पूछती है कि क्या उससे कोई ऑब्जेक्शन होगा अगर वो उसका घर छोड़ के चली जाए। तो वो उसे उत्तर देता है कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी प्रकार का, और यहाँ तक कि वो उसको एक अलाउंस भी देगा, मतलब पैसा भी खर्चने के लिए दे देगा। चलिए बाकी बातें अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब जल्दी होगा। वी हैव स्टार्टेड नाउ विद फुल ज़ील एंड कॉन्फिडेंस नाउ। सो इतना जो गैप था उसके लिए आई फील सॉरी, बट अब हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग जो हैं मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पढ़ रहे हैं और चैप्टर 24 जो है हम पढ़ने वाले हैं। एलिजाबेथ जेन जो है वो लूसेटा के साथ रहना एंजॉय कर रही है खूब, और दिन जो हैं खुशी खुशी बीत रहे हैं दोनों के। एक दिन जो है वो अपनी विंडो के बाहर देखते हैं कि बाहर कोई नई एक एग्रीकल्चरल मशीन आई है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं उसको करीब से देखने के लिए, तो उन्हें हैंचर मिलता है जो कि मजाक उड़ाता है उस मशीन का, मतलब उसे लगता है कि किसी काम की नहीं है। एलिजाबेथ जेन जो है वो लूसेटा को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है, परंतु जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे लगता है कि वो लूसेटा को अक्यूज़ कर रहा है उससे मिलने से मना करने के लिए। मतलब उसे लगता है ऐसा कि हैंचर ने ऐसा बोला है कि लूसेटा उससे मिलने से मना कर रही है, बट अभी तक तो उसे ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। एलिजाबेथ जेन जो है उसके मन में सस्पिशियन, संदेह जो है वो आ जाता है, परंतु वो डिसाइड करती है कि उसने शायद हैंचर्ड को गलत कुछ बोलते सुना, मतलब उसने जो सुना वो गलत था, है ना, ये उसको ऐसा लगता है या वो डिसाइड करती है। और उसके लिए ऐसा सोचना कन्वीनियंट भी है, बिकॉज अगर वो उसको सही मान लेगी तो उसे लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे, है ना, मेरा फादर या यूँ कहें कि हैंचर्ड जो है वो किसी लेडी से मिल रहा है, उस लेडी से जिसके पास मैं रहती हूँ। और उसके बाद फारफ्रे जो है वहाँ पर आता है और वो जो नई मशीन है उसकी यूज़फुलनेस को अप्रिशिएट करता है ना। एलिजाबेथ जेन जो है वो सोचती है कि हैंचर्ड जो है वो लूसेटा को कैसे जानता है, परंतु उसे जल्दी ही पता लगता है कि वे दोनों आपस में मिल चुके हैं और लूसेटा फारफ्रे में इंटरेस्टेड है। एक दिन लूसेटा जो है एलिजाबेथ जेन को एक कहानी सुनाती है ना, और वो कहानी में क्या बताती है कि मुझे तुमसे, यानी कि एलिजाबेथ जेन से एडवाइस लेनी है किसी फ्रेंड के लिए। और वो अपनी जो कहानी है जो उसकी वर्तमान स्थिति है फारफ्रे और हैंचर्ड के बीच की, उसको रिलेट करती है, मतलब वैसा ही बताती है कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है। हम जनरली मूवीज में ऐसा देखते हैं। एलिजाबेथ जेन समझदार है, इसलिए वो मूर्ख नहीं बनती है इस क्लेम द्वारा कि ये किसी फ्रेंड की कहानी है ना। और हालांकि वो बताती नहीं है उसको, परंतु उसे पता लग जाता है कि लूसेटा अपनी बात कर रही है, और वो कहती है कि वो ऐसे डिफिकल्ट मैटर पे अपनी ओपिनियन नहीं दे सकती है। चैप्टर 24 खत्म होता है और 25 शुरू होता है। फारफ्रे जो है वो लगातार लूसेटा से बार बार मिलने लगा है, और एक दिन क्या होता है जब एलिजाबेथ जेन बाहर गई हुई है, हैंचर्ड जो है वो आता है लूसेटा से मिलने के लिए और उसे कहता है कि अब वो तैयार है उन दोनों के शादी के लिए, मतलब हैंचर्ड शादी करना चाहता है लूसेटा से। पर वो कहता है कि मैं जो है तुमसे शादी करके, यानी लूसेटा से शादी करके एक फेवर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। एक ऑनेस्ट प्रपोजल है जो उसके जर्सी में जो एनिमीज थे जिन्होंने बदनामी की थी उनको चुप कराने के लिए। बदनामी क्यों की थी हम सब पढ़ चुके हैं, उन दोनों के अफेयर को लेकर, हैंचर्ड और लूसेटा के अफेयर को लेकर। परंतु लूसेटा जो है वो इसका विरोध करती है और क्या कहती है, कहती है कि वो अपने पास्ट का स्लेव नहीं बन सकती है बना, मतलब जो पास्ट में हो गया सो हो गया, और क्लेम करती है कि मैं उसी से प्यार करूंगी जिसे मैं चुनूंगी, मतलब मैं तुम्हारे कहने पर तुमसे शादी नहीं करूंगी सिर्फ इसलिए कि हमारा एक पास्ट है। चैप्टर 26 शुरू होता है। हैंचर्ड और फारफ्रे एक दिन मिलते हैं वॉक करते हुए, और हैंचर्ड जो है वो फारफ्रे से कहता है कि क्या उसे याद है उसने जर्सी की एक औरत की कहानी उसे बताई थी जिसको
हैंचर ने छोड़ दिया था अपनी पहली वाइफ से शादी करने के लिए, सुजान से शादी करने के लिए, आप ये बोल सकते हो। और फारफ्रे से वो कहता है कि जर्सी वुमेन जो है वो उसे शादी करने से मना कर रही है। फारफ्रे क्या कहता है कि हैंचर का उस पर अब कोई अधिकार नहीं है। बाद में हैंचर जो है वो लुसेटा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो फारफ्रे को जानती है। वो कहती है कि हाँ वो जानती है, परंतु अपनी इस बात को हल्का करने के लिए कि उसको कुछ खास ना लगे, वो कहती है कि वो तो हर किसी को जानती है कास्टब्रिज में। तभी क्या होता है, कोई दरवाजे पे आता है और फारफ्रे एंटर करता है। हैंचर जो है अब उसको डाउट होने लगा है कि फारफ्रे जो है वो लुसेटा के प्यार में भी उसका राइवल हो गया है। बिजनेस में तो था ही था, अब लुसेटा के प्यार के लिए भी उसका राइवल, प्रतिद्वंदी बन गया है। चैप्टर 27 में कॉर्न प्राइसेस लो हो गए हैं। फारफ्रे जो है बहुत सारी मात्रा में कॉर्न खरीद देता है और वेदर जो है अचानक से बहुत ही बुरा हो जाता है और हार्वेस्ट जो है, फसल जो है वो जितना प्रेडिक्ट किया गया था उससे कम होती है मतलब। और फारफ्रे जो है बहुत अमीर हो जाता है क्योंकि कॉर्न के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फसल कम हुई है तो प्राइस अपने आप बढ़ेंगे। हैंचर जो है अपने इस राइवल की सक्सेस को बहुत ही लेमेंट करता है, दुखी होता है उस बात पे। एक रात की बात है, फारफ्रे के जो गाड़ी वाले हैं वो क्या करते हैं, हैंचर की गाड़ी वालों से गली में कोलाइड कर जाते हैं, भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, है ना, हाई प्लेस हॉल के सामने। हैंचर जो है उसको बुलाया जाता है इस मामले को सेटल करने के लिए। लुसेटा और एलिजाबेथ जेन जो है वो टेस्टिफाई करते हैं, एक तरह से गवाही देते हैं कि हैंचर का मैन जो है, हैंचर के जो आदमी थे उनकी गलती है। परंतु हैंचर का जो व्यक्ति है वो क्या कहता है कि इन दो औरतों पे, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी की सारी औरतें जो होती हैं वो तो हमेशा ही फारफ्रे का साथ देती हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाता है तो हैंचर जो है वो लुसेटा से मिलने जाता है, परंतु उसको कहा जाता है कि वो उससे मिल नहीं सकती क्योंकि उसका पहले से ही अपॉइंटमेंट है। वो क्या करता है, दरवाजे के बाहर, मतलब बाहर जाकर दरवाजे के कहीं छिप जाता है या कहीं भी छिप जाता है, दरवाजे के पीछे नहीं, और वो देखता है कि फारफ्रे उससे मिलने आ रहा है। जब कपल जो है दोनों बाहर निकलते हैं, हैंचर उनका पीछा करता है और उनकी बातों को सुनता है। किन बातों को? जिनमें वो एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। पर जब लुसेटा जो है अपने घर लौटती है तो हैंचर जो है उसको सरप्राइज कर देता है वहां पर मिलकर। वो उसे धमकी देता है कि वो अपने पास्ट की इंटीमेसी को लोगों के सामने क्या कर देगा, रिवील कर देगा। मतलब पास्ट में उनका रिलेशन था, इस बात को रिवील कर देगा, है ना, यदि वो उसे शादी करने को तैयार नहीं हुई। और एलिजाबेथ जेन एक विटनेस के रूप में सामने होती है और वो क्या करती है, कौन, लुसेटा, वो शादी करने को अग्री कर देती है। इसी के साथ चैप्टर 28 शुरू हो जाता है। अगले दिन जो है हैंचर जो है वो टाउन हॉल में जाता है एक केस की सुनवाई करने के लिए। हालांकि वो मेयर तो नहीं है अब, लेकिन मजिस्ट्रेट होने का उसे अधिकार है 1 साल तक। तो उस दिन जो है केवल एक ही केस है जिसको सुना जाना है। एक बूढ़ी औरत है जिसको खराब व्यवहार के लिए अदालत में या कोर्ट में लाया गया है। जो कांस्टेबल है पुलिस वाला, वो टेस्टिफाई करता है कि वो औरत जो है उसने उसको इंसल्ट किया था। वो औरत बार बार बीच में इंटरप्ट करती है उसके मतलब जो वो बोल रहा होता है ना। तो फाइनली उसे ये परमिशन दी जाती है कि भाई तू अपनी डिफेंस में कुछ बोल ले। वो क्या करती है, एक पुरानी कहानी को सुनाती है जो 20 साल पहले हुई थी, जब वो एक फर्मिटी बेचने वाली मर्चेंट थी। कहाँ पर? वेडन प्रायर्स। वेडन प्रायर्स नाम सुन के आपको याद आया होगा कुछ मेले के बारे में। और उसने वहां पर एक आदमी को विटनेस किया था, क्या करते हुए, अपनी वाइफ को सेल करते हुए, है ना, 5 गिनीज में, सिर्फ 5 गिनीज में। और इतना ही नहीं, वो कहानी सुनाने के बाद कहती है कि हैंचर ही वो व्यक्ति है जिसने अपनी बीवी को बेचा था। और कहती है कि एक ऐसा आदमी जो है वो जजमेंट की सीट पर कैसे बैठ सकता है। जो क्लर्क है वो इस कहानी को केवल बनावटी या दिखावटी कहानी बनाकर क्या करता है, डिसमिस कर देता है। परंतु हैंचर जो है वो इस सत्य को स्वीकार करता है और कोर्ट से चला जाता है। लुसेटा को टाउन हॉल के बाहर एक क्राउड दिखाई देती है और अपने नौकर से पूछती है कि क्या हो रहा है। सर्वेंट जो है उसको बताता है कि हैंचर जो है उसने क्या रिवील किया है, मतलब क्या बताया उसने। और लुसेटा जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में अपने आप को फील करती है कि उसने उससे शादी करने को अग्री किया है। और वो क्या करती है, वहां से चली जाती है सी साइड में, समुद्र के किनारे कोई टाउन है वहां पर जिसका नाम है पोर्ट ब्रैडी। कुछ दिनों के लिए पोर्ट ब्रैडी में वो चली जाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो क्या होता है, फिनिश होता है और हम चैप्टर नंबर
29 पे आ जाते हैं। लुसेटा जो है वो पोर्ट ब्रैडी के साथ जो रोड है उस रोड पे चल रही है। वो वहां पर 1 मील दूरी पर रुक जाती है कास्टर ब्रिज से और देखती है कि एलिजाबेथ जेन जो है वो खड़ी है, मतलब आ रही है, जिसने उससे मिलने का डिसीजन किया है या मिलने के बारे में सोचा है। अचानक से एक बुल जो है, एक सांड बोल सकते हो, वो आ जाता है, उनकी तरफ आने लगता है। दोनों औरतें जो हैं, एक पास का ही बान है खाली, वहां पर चली जाती हैं। बुल जो है उनकी तरफ झपटता है यानी उनको मारने के लिए और उनको घेर लेता है। और तभी वहां पर एक आदमी आता है, मतलब उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है पर वो आता है और वो बुल को उसकी जो नाक में नकेल होती है उससे पकड़कर बाहर घसीटकर या बाहर खींचकर ले जाता है। और वो आदमी कौन है? हैंचर्ड। और लुसेटा जो है बहुत ही ज़्यादा एहसान महसूस करती है उसका कि उसने उसको बचाया। वो तीनों घर की तरफ जाते हैं। लुसेटा को याद आता है कि वो अपना मफलर जो है वो वहाँ पर भूल आई है और एलिजाबेथ जेन जो है वो कहती है कि मैं वापस जाके लेके आती हूँ। और जब उसको मफलर मिल जाता है, एलिजाबेथ जेन जो है उसको फारफ्रे मिलता है रोड पे। वो उसको वापस घर छोड़ के आता है और अपने खुद के घर में आ जाता है, जहाँ पर उसके सर्वेंट्स जो हैं वो मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है इस सीन को देखकर कि फारफ्रे उस घर को छोड़ के कहीं जाने वाला है। इसी दौरान हैंचर्ड जो है वो लुसेटा को घर छोड़ के आ रहा है और माफ़ी मांगता है कि उसने उसको शादी करने पर जोर डाला, है ना। और वो क्या करता है, एक ऐसी एंगेजमेंट का सजेशन देता है। क्यों देता है आगे पढ़ के पता लगेगा हमें, है ना। और जब वो कहती है कि क्या उसके लिए वो कुछ कर सकती है जो उसने काइंडनेस किया आज बचा के, तो वो उसे कहता है कि एक मिस्टर ग्रोवर हैं, है ना, उनका जिससे उसने उधार लिया हुआ है ना, उसको वो कह दे कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। कौन कौन? मतलब हैंचर्ड और लुसेटा। क्योंकि लुसेटा के पास बहुत वेल्थ है तो हैंचर्ड जो है वो मिस्टर ग्रोवर की नज़रों में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मतलब मिस्टर ग्रोवर बिलीव कर लेगा और उसके जो डेट है, उसका जो कर्जा है उसको लेने में ज़्यादा लीनियंटली पेश आएगा मिस्टर ग्रोवर। लुसेटा जो है वो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि ग्रोवर जो है वो एक गवाह के रूप में था। कहाँ पर? जब उनकी शादी हो रही थी। शादी किनकी? फारफ्रे और लुसेटा की, है ना, जो कि वो घोषणा करती है कि इसी हफ्ते हुई है पोर्ट ब्रैडी में सीक्रेटली। मतलब हमें पता लगता है कि लुसेटा और फारफ्रे की शादी हो गई है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 29 फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 30 की तरफ। लुसेटा जब घर आती है उसके थोड़ी देर बाद ही फारफ्रे जो है अपने सारे सामान के साथ वहां पे आ जाता है ना। और अब वो कहती है कि अब बस कुछ बचा है तो क्या बचा है? एलिजाबेथ जेन को बताना कि उनकी शादी हो गई है। लुसेटा जो है वो एलिजाबेथ जेन से बात करने आती है और उसे कहती है कि क्या उसे याद है कि उसने अपने एक फ्रेंड के बारे में उसे बताया था जो 2 लवर्स के बीच में फंसी हुई है। एलिजाबेथ जेन को वो याद है और लुसेटा इस बात को क्लियर करती है कि वो फ्रेंड और कोई नहीं, वो खुद ही थी। लुसेटा एलिजाबेथ जेन को कहती है कि वो चाहती है कि वो उसी घर में रहे पहले की तरह, और एलिजाबेथ जेन कहती है कि वो उसके बारे में सोचेगी। परंतु जैसे ही लुसेटा उस रूम से जाती है, एलिजाबेथ जेन जो है जाने की तैयारी शुरू कर देती है और उसी रात को बाद में ऐसा करती भी है। मतलब वो उस मकान को, उस घर को छोड़ने वाली है। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। बाकी बातें करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऐप एक्मे। आज हम बात करने वाले हैं मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के बचे हुए चैप्टर्स की। शुरू करेंगे हम 31st चैप्टर से। फॉर्मेटिव वुमेन ने जब लास्ट चैप्टर में हैंचर्ड के पास्ट के बारे में बताया था कि उसने अपनी वाइफ को बेच दिया था, ये बात पूरे टाउन में फैल जाती है और ये उसके द्वारा किए गए जो एफर्ट थे अपनी गलतियों को सुधारने के, उन सबको छोटा मोना साबित कर देते हैं। और उसकी जो रेपुटेशन है एक ऑनर वाले व्यक्ति के रूप में और एक अमीर व्यक्ति के रूप में धीरे धीरे नहीं, बहुत ही फास्ट जो है वो गिरने लगती है। एक दिन एलिजाबेथ जेन जो है वो नोटिस करती है कि एक भीड़ जो है वो किंग्स आर्म्स, वही इन है जहाँ पे उसने हैंचर्ड को देखा था, वहाँ पर खड़ी है ना। वो उस भीड़ को देखने के बाद उसे पता लगता है कि जो टाउन के सारे कमिश्नर्स हैं वो
हैंचर्ड की जो बैंकरप्सी है, दिवालियापन है, उसके बारे में बात करने के लिए आपस में मिल रहे हैं। अब जब हैंचर्ड ने अपने सारे के सारे असेट्स जो हैं सरेंडर कर दिए हैं अपने कर्जे को चुकाने के लिए, तो वो जो कमीशन है उसके सामने एक अपना अंतिम जो वैल्यूएबल पोसेशन है वो है उसकी गोल्ड की वॉच, उसको वो ऑफ़र करता है। हालांकि इसको ये बहुत ही ऑनरेबल जेस्चर मानते हैं, बहुत ही ऑनरेबल मानते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो हैंचर्ड जो है वो अपनी घड़ी खुद बेच देता है और जो मनी है वो एक छोटे किसी उधार देने वाले को दे देता है। और जब हैंचर्ड के बाकी बचे हुए जो संपत्ति के हिस्से हैं या संपत्ति है उसको ऑक्शन कर दिया जाता है, मतलब नीलामी कर दी जाती है, तो फारफ्रे जो है वो उसके बिज़नेस को ख़रीद लेता है। एलिजाबेथ जेन जो है वो बहुत एफर्ट करती है, बहुत प्रयास करती है, कई प्रयास करती है कि वो हैंचर्ड से मिल सके, है ना, परंतु वो उसे मिलता नहीं है। और वो मिलना क्यों चाहती है उससे? क्योंकि वो उसको माफ़ करना चाहती है ना, और उसकी हेल्प करना चाहती है उसके ट्रबल में। हैंचर्ड जो है वो जोशुआ जॉब के द्वारा ऑन की गई एक कॉटेज में मूव कर जाता है, या यूँ कहे कि रहने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 31 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 32 में हमें बताया जाता है कि कास्टर ब्रिज में 2 ब्रिजेज़ हैं जहाँ पर टाउन के जितने भी फेलियर्स हैं, मतलब जितने भी ऐसे लोग हैं जो असफल हैं, वो मिलते हैं वहाँ पे या इकट्ठे होते हैं। एक इवनिंग की बात है, हैंचर्ड जो है वो जो कि थोड़ा दूर वाले ब्रिज पे खड़ा हुआ है, जोप उसे मिलता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि लुसेटा और फारफ्रे जो हैं वो हैंचर्ड के घर में रहने के लिए चले गए हैं, है ना, जो कि फारफ्रे ने उसके बिज़नेस के साथ साथ उसके फर्नीचर के साथ साथ खरीद लिया था। जो वहाँ से चला जाता है और हैंचर्ड जो है उसे एक दूसरा ट्रैवलर मिलता है। कौन है वो? फारफ्रे, है ना। उसने यानी कि फारफ्रे ने हैंचर्ड के कास्टर ब्रिज के टाउन को छोड़ने के प्लान को सुन लिया है, तो वो उसको ऐसा कहता है कि वो उनके जो स्पेयर रूम्स हैं पुराने घर में उसमें रह सकता है। हैंचर्ड मना कर देता है। फारफ्रे जो है वो हैंचर्ड को ये भी बोलता है कि तुम चाहो तो जो भी फर्नीचर तुम्हें चाहिए वो ले सकते हो। एंड हालांकि हैंचर्ड इस व्यक्ति के दरिया दिली से या जनरॉसिटी से मूव होता है, परंतु वो मना कर देता है। एलिजाबेथ जेन को पता लगता है कि हैंचर्ड जो है वो बीमार हो गया है और वो उसका जो बीमारी में जब वो चारपाई पे पड़ा है, बिस्तर पे पड़ा है, तो वो उसको एक बहाने के रूप में यूज़ करती है उससे मिलने के लिए कि उसका पता लगाने आई है। हालांकि हैंचर्ड पहले तो उसे जाने के लिए कहता है, परंतु वो जाती नहीं है, वहीं रुकती है ना, और ना केवल उसका देखभाल करती है ना, परंतु उसे जीवन जीने का एक नया तरीका भी सिखाती है। मतलब उसके जीवन जीने का जो लुक है, एटीट्यूड है, वो चेंज भी करती है। तो उसके बाद हैंचर्ड जो है वो फारफ्रे के यार्ड में जाके रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है एक हेड ट्रेसर के रूप में, एक जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि जो बंडल बनाता है कि उसके रूप में जॉब ढूंढने के लिए जाता है। जब उसे पता लगता है कि फारफ्रे जो है उसे मेयर बनाने के बारे में सोचा जा रहा है ना, तो वो फिर से अपनी पुरानी मूडीनेस में चला जाता है, मतलब गुस्से वाले स्वभाव में चला जाता है। मतलब आप इस बात को समझिए कि जब जब भी वो सुधरने की कोशिश करता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो फिर क्या करता है, वो उन दिनों को काउंट करने लगता है जब जितने बचे हुए हैं उसकी जो वो शपथ थी या ओथ थी अल्कोहल से दूर रहने की, है ना। और जब वो दिन आता है एलिजाबेथ जेन सुनती है कि हैंचर्ड ने फिर से पीना शुरू कर दिया है। इसी के साथ चैप्टर 32 शुरू होता है, एंड होता है। हम बात करेंगे अभी चैप्टर नंबर 33 की। चैप्टर नंबर 33 में हम देखते हैं कि संडे की चर्च सर्विसेज के बाद जो कास्टर ब्रिज के लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं 3 मैनर इन में, है ना। जो सरमन उन्होंने पढ़े हैं उनके बारे में बात करने के लिए, गाने के लिए, और अपने आप को आधे पिंट यानी आधा पैक बोल सकते हो आप सीधी सी भाषा में, शराब तक लिमिट करने के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं पिए। हैंचर्ड जो है वो अपनी कसम से अब आज़ाद हो चुका है, तो वो इस ट्रेडिशन का मजाक उड़ाता है शराब पी के, है ना, और वो गाता है बहुत ही इंसल्ट करने वाले वर्ड्स फारफ्रे के बारे में, है ना। और वो जो ट्यून है, जो धुन है उसकी, वो एक साम के ऊपर है, एक जो साम्स होते हैं बाइबल में, जो प्रीचिंग्स होती हैं बाइबल की, उसके ऊपर। एलिजाबेथ जेन जो है वो उसको घर ले आने के लिए आती है, और जब वो जा रहे होते हैं तो वो कंप्लेंट करता है कि फारफ्रे ने उससे सब कुछ छीन लिया है ना। और अब
हैंचर्ड उत्तरदायी नहीं होगा जो कुछ भी होगा अगर वो दोनों मिले तो। मतलब अगर वो दोनों मिले और अगर उसने उसको मारा या कुछ किया उसका नुकसान, तो उसके लिए हैंचर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज फारफ्रे ने उसका बहुत ही नुकसान किया है। अब क्या होता है कि वो इस हैंचर्ड की इस थ्रेट को वो मानती है कि कहीं उसने अगर पूरा कर दिया तो वो चिंतित हो जाती है इस बात को लेकर, है ना। तो वो डिसाइड करती है कि वो उसका ध्यान रखेगी, उस पर एक नज़र रखेगी, है ना, पूरे सप्ताह के दौरान, है ना। और वो हेयार्ड में जाती है उसकी हेल्प करने के लिए उसके काम में। कुछ दिनों बाद फारफ्रे और लुसेटा जो है वो उस हेयार्ड में आते हैं, उस जगह पे आते हैं। लुसेटा को सरप्राइज होता है हैंचर्ड को वहाँ देखकर। हैंचर्ड जो है वो उस पे बहुत ही बिटर वाला कटाक्ष करता है और अगले दिन वो उसे एक नोट भेजती है ये कहते हुए कि उसे इतना पुअरली या इतना रूडली ट्रीट ना करे। इस घटना के बाद उन दोनों के बीच की जो खाई है हैंचर्ड और लुसेटा के बीच की, वो और ज़्यादा बढ़ती आती है। बाद में एलिजाबेथ जेन जो है वो ऑब्जर्व करती है कि हैंचर्ड और फारफ्रे जो हैं वो टॉप फ्लोर पे जहाँ पे कोल्ड स्टोर किया जाता है वहाँ पे खड़े हैं, और उसे लगता है कि हैंचर्ड जो है अपनी आर्म को आगे बढ़ा रहा है फारफ्रे को धक्का देने के लिए। तो वो डिसाइड करती है कि ये उसकी ड्यूटी होगी कि वो उसको वार्न करे किससे, इस खतरे से, है ना, जो जिसमें वो अपने आप को डाल रहा है, अपने आप को हैंचर्ड से एसोसिएट करके। कौन? फारफ्रे। तो मतलब उसे लगता है कि कहीं उसका पिता जो है वो फारफ्रे को मार ना दे, तो इसलिए उसे लगता है कि उसकी ड्यूटी है कि वो उसे वार्न करे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 33 फिनिश होता है। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 34 की। अगली सुबह जो है एलिजाबेथ जेन जो है वो फारफ्रे के पास पहुंचती है जब वो अपना घर छोड़ रहा है, घर से निकल रहा है, सॉरी। तो वो उसे वार्न करती है कि हैंचर्ड जो है वो उसका नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो ऐसी उसके मन में ऐसे बुरे ख्याल आते नहीं हैं हैंचर्ड को लेकर। तो फारफ्रे जो है इस वार्निंग को डिसमिस कर देता है, ध्यान नहीं देता। तो वो चाहता है कि वो उस आदमी को जिसने उसे बहुत सालों पहले जॉब ऑफर किया था, यानी कि हैंचर्ड ने, उसको एक नई बिगिनिंग देना चाहता है। फारफ्रे जो है उसके लिए एक सीड शॉप खरीदने का प्लान करता है ना, जो हैंचर्ड मैनेज कर सकता हो, या यूँ कहें कि वो जिस दुकान पे बैठ सकता हो अपनी हिंदी भाषा में। और लेकिन जब वो ये कर रहा होता है और क्लर्क के साथ बात कर रहा होता है, क्लर्क को बोल रहा होता है कि वो ऐसा करे, तो क्लर्क उसे बताता है कि हैंचर्ड उसे नफरत करता है फारफ्रे को। तो फारफ्रे जो है इस न्यूज़ से बहुत ही दुखी होता है, बुरा लगता है उसे, और जो सीड शॉप की जो परचेज है उसको वो डिले कर देता है, थोड़ा सा टाल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जिसका फ़ायदा करना चाह रहा हूँ मुझसे नफरत करता है। चैप्टर 34 जो है वो फिनिश होता है। इसी के साथ हम बात करते हैं चैप्टर 35 की। लुसेटा जो है वो फारफ्रे और हैंचर्ड के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है उससे सुनती है और बहुत ही ज़्यादा एजिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हो टेंशन में आ जाती है। इस बात का डर उसे लगने लगता है कि हैंचर्ड कहीं वो जो लेटर्स उसने लिखे थे उनके बारे में उसको बता ना दे। जब फारफ्रे जो है ऊपर आता है तो उसे पता लगता है कि हैंचर्ड ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया है, मतलब लेटर के बारे में नहीं बताया है। अगली सुबह वो हैंचर्ड को लिखती है कि भाई मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रिंग वो जगह है जहाँ पर लोग मिलते हैं चुप चुप के, आप जानते हो। वहाँ पर वो उससे एक तरह से बैक करती है, वो एक तरह से भीख मांगती है। एक तरह से आप इसको सही लैंग्वेज में बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि उसे रिक्वेस्ट करती है बहुत ज़्यादा कि वो उस पर दया करे और वो लेटर उसको वापस लौटा दे, जिसको वो सहमत हो जाता है। मतलब वो सहमत हो जाता है इस बात पे कि वो उसके लेटर उसको लौटा देगा। तो हम ये इन घटनाओं से हम ये थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं कि हैंचर्ड जो है वो नेचर से बाय इंस्टिंक्ट आप बोल सकते हो वो एक बहुत ज़्यादा बुरा आदमी नहीं है, विलन नहीं है। परिस्थितियाँ जो हैं वो हैंचर्ड को जो भी वो एक्शन लेता है वो एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देती हैं या कर रही हैं शुरू से ही, है ना, ये हम देख रहे हैं। तो इसीलिए जो है हार्डी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हार्डी के जो नॉवेल्स होते हैं उसमें फेट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, परिस्थितियाँ भी और भाग्य भी।